नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो साथियों, कल के वीडियो में हमने मेवाड़ रियासत की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। सीवी, प्रागवाट, मेदपाट, मेदपाट क्यों पड़ा, मेवाड़ का अर्थ क्या था, मेवाड़ के राज चिन्ह यानी मेवाड़ के ध्वज के बारे में अध्ययन किया था। मेवाड़ के शासकों की जितनी राजधानियां हुई थी उनका अध्ययन किया था। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता, आराध्य देवी की चर्चा की थी। तो साथियों, आज हमें इसी मेवाड़ के इतिहास में आगे की तरफ बढ़ते हुए मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक से लेकर गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखें कि मेवाड़ है, उसका प्राचीन नाम क्या था, आप सभी को पता है ना। सीवी जनपद, मेदपाट और प्रागवाट। तो देखो, ये मेवाड़ है। यहां पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2 राजवंशों ने शासन किया था। पहला जो राजवंश था वो कौन सा था? गुहिल राजवंश। कौन सा था? गुहिल राजवंश। और जो दूसरा राजवंश था उसे किस नाम से जाना जाता है? सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके उपाधि किसकी लगी हुई है? रावल की। यानी क्या नाम जुड़ा हो उनके नाम के साथ? रावल। और सिसोदिया वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके नाम के साथ क्या लगा हुआ? राणा या महाराणा। राणा या महाराणा। अब सवाल ये उठता कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक था कौन? राजा गुहिल। कौन था? राजा गुहिल। ध्यान रखना है, कौन था? गुहिल, जिसका दूसरा नाम क्या है? गुहादित्य। तीसरा नाम क्या है? गुहदत्ते। चौथा नाम क्या है? गुहिलादित्य। इसे कई नामों से जाना जाता है। गुहिल भी कह सकते हैं, गुहादित्य भी कह सकते हैं, गुहदत्त भी कह सकते हैं और गुहिलादित्य भी कह सकते हैं। राजा गुहिल ने मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। जिसके पिता कौन थे? आप सभी को कल के वीडियो में बताया था, शिलादित्य। कौन थे? शिलादित्य। और माता कौन थी? पुष्पावती। माता कौन थी? पुष्पावती। और धाय मां कौन थी जिसने इनका लालन पालन किया था? यानी धाय माता कौन थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन थी? कमलावती, जो एक ब्राह्मणी थी। क्या थी? ब्राह्मणी। शिलादित्य कहाँ के शासक थे? वल्लभी के। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? आबू की। कमलावती कहाँ की थी? वीरनगर की। कहाँ की थी? वीरनगर की। तो ध्यान रखें, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अबुल फजल है, उसने तो मेवाड़ के गुइलों को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के गुइलों को वल्लभी के शिलादित्य की संतान बताया है। वहीं हीरानंद मुनि ओझा और नैण सिंह ने इनको सूर्यवंशी कहा है। और सूर्यवंशी होने के प्रमाण आप सभी को मैंने बताया था कि ये अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। इनके ध्वज पर सूर्य की आकृति होती थी। बप्पा रावल के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उन सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित थी। महाराणा रायमल ने अपने लेख में सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया था, जो किस बात का संकेत है, किस बात का प्रमाण है? वो इस बात का प्रमाण है
कि मेवाड़ के गुहिल शासक सूर्यवंशी थे। वहीं नैणसी व टोड ने इन गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई थी? 24 शाखाएं बताई थी। कितनी शाखा? 24। तो ध्यान रखिए, कोई भी आपसे पूछे कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? राजा गुहिल। इसके पिता का क्या नाम था? शीलादित्य। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। धाई माता कौन थी? कमलावती। इसने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में। कब की थी? 566 ईस्वी में। अब कल के वीडियो में हमने एक ये भी चर्चा की थी कि इनका राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी आपको कि बहुत सारे बालक है, वो एक बार क्या हुआ, उंदरी नामक गांव में खेल रहे थे। तो वहां पर उस खेल में एक भील के द्वारा, किसके द्वारा? एक भील के द्वारा अपने रक्त से यानी अपने खून से गुहिल का क्या किया गया? राज तिलक किया गया। और उसके बाद से ही ये कहा जाता है कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक भीलों के द्वारा ही किया जाता है, और विशेषकर उंदरी गांव के भील सरदार के द्वारा किया जाता है। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि किसके द्वारा राज तिलक किया जाता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, उंदरी गांव के भील सरदार के द्वारा किया जाता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा सा है। तो ध्यान में रहे, जिस समय इसका राज तिलक हुआ था और ये राजा बना था, तो उसने भीलों को वचन दिया था कि मैं भीलों से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लूंगा। और इसकी सेना में भी भील ज्यादा थे, जैसे महाराणा प्रताप की सेना में भील ज्यादा थे। तो इस प्रकार से राजा गुहिल ने मेवाड़ में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम था? गुहिल वंश था। लेकिन वास्तविक संस्थापक आप सभी को पता है किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है, जिसके बारे में हमें पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो साथियों, ध्यान देना, राजा गुहिल के बाद बहुत सारे शासक हुए हैं। जैसे नंबर 2 पे आया राजा नाग, जिसे नागदित्य के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर आया महेंद्र प्रथम। नंबर 4 पर आया अपराजित। नंबर 5 पर आया शीलादित्य। शीलादित्य ये गुजरात वाला नहीं, दूसरा शीलादित्य। नंबर 6 पर आया महेंद्र द्वितीय। नंबर 7 पर आया राजा भोज। और नंबर 8 पर आया बप्पा रावल। सॉरी, नंबर 1 पर राजा गुहिल, नंबर 2 पर राजा भोज, नंबर 3 पर राजा नाग, नंबर 4 पर महेंद्र प्रथम, नंबर 5 पर अपराजित प्रथम, नंबर 6 पर शीलादित्य, नंबर 7 पर महेंद्र द्वितीय। लेकिन महेंद्र द्वितीय ने क्या किया? भीलों से कर लेना शुरू कर दिया और उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जबकि गुहिल ने क्या कहा था कि कभी कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन महेंद्र द्वितीय ने अत्याचार किया, उनसे कर लिया। तब भीलों ने क्या की? उसकी हत्या कर दी। और अब किसकी हत्या करना चाहते हैं? महेंद्र द्वितीय के पुत्र बप्पा रावल की, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। इसलिए वो अपनी जान बचाकर जंगलों में चला गया और हारितरासी नामक ऋषि की गायें चराता था। और उन्हीं हारितरासी ऋषि के आशीर्वाद से उसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा अमान मोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। इस प्रकार बप्पा रावल मेवाड़ का 8वां शासक था, जिसे मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो राजा गुहिल के बाद ध्यान रखना है कि राजा गुहिल के बाद गुहिल वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? ध्यान रहना चाहिए आप लोगों के। राजा गुहिल के बाद शासक हुआ है बप्पा रावल। बप्पा रावल, वास्तविक नाम आप सभी को पता है क्या है? कालभोज, जिसके बारे में हम एक वीडियो डाल चुके हैं। बप्पा रावल के बाद साथियों शासक बना राजा अल्लट। कौन बना? राजा अल्लट। अब इसके शासन काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। इतिहासकारों में मतभेद बना हो, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कुछ इतिहासकार 951 से 953 मानते हैं। तो देखो राजा अल्लट है, इसको आप 3 वर्डों से याद कर सकते हैं।
3 शब्दों से, ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी और ऐसे आहड़। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी और ऐसे आहड़। अब आपको पता है जो अल्लट है वो क्या है, आलसी है। अब जो व्यक्ति आलसी होगा वो क्या रखेगा, अपने कार्यों को करने के लिए क्या रखेगा, नौकर रखेगा। तो राजा अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा का गठन किया, या हम कह सकते हैं नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। किसने, राजा अल्लट ने, यानी नौकर रखना शुरू कर दिया। ऐसे आलसी, ऐसे आहड़। राजा अल्लट ने आहड़ नामक नगर बसाया और इसी आहड़ को उसने अपनी क्या बनाई, दूसरी राजधानी बनाई। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा, तो पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी बप्पा रावल ने नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? कोई भी आपसे पूछे कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो जवाब होना चाहिए नागदा। राजा अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। और आहड़ में देखो एक शब्द छिपा हुआ है से हरिया देवी। है से हरिया देवी जो एक हूण वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी? हूण वंश की राजकुमारी थी। कौन? हरिया देवी। तो राजा अल्लट ने हूण वंश की इस राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। क्या किया? विवाह किया था। हूण वंश एक विदेशी जाति थी। यह कहा जाता कि हर हर महादेव का नारा इन्होंने दिया था। तो हूण वंश एक विदेशी जाति, यानी विदेश से आए हैं। तो राजा अल्लट ने एक विदेशी राजकुमारी से विवाह किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला, इंटरनेशनल मैरिज करने वाला राजा कौन था? राजा अल्लट। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में या मेवाड़ में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राजा अल्लट ने किया। किसके साथ? हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ किया था। किसके साथ किया था? हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ किया था। अब यहां से एक प्रश्न और बन जाता है, ये तो बात है राजस्थान की, भारत में किसने किया? भारत में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। सुना है क्या? 305 ईस्वी में एक मैसिडोनिया का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के मध्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से हराया था। और हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की, किसकी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था। किसके साथ? हेलेना के साथ विवाह किया था। दूसरी शर्त के मुताबिक क्या हुआ था? मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रखा गया था। तो ध्यान रहे कि भारत में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ विवाह किया? हेलेना के साथ। और राजस्थान में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक कौन था? राजा अल्लट। किसके साथ किया? हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ। अब इसी राजा अल्लट ने
आहड़ के निकट आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वह मंदिर किस नाम से जाना जाता है? वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, राजा अल्लट कैसा था? आलसी था, इसलिए उसने मेवाड़ में सबसे पहले कौन सी प्रथा का गठन किया? नौकरशाही प्रथा का गठन किया। उसने कौन सा नगर बसाया? आहड़। और अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई? आहड़ को। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। ध्यान रखना है। नागदा भी कहाँ है? उदयपुर। उसके बाद राजा अल्लट ने हुण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया और प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला राजा बन चुका था। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी राजा अल्लट को भाटों ने, किसने? भाटों ने किसकी उपाधि दी है पता है आपको? आलू रावल की उपाधि दी है। किसकी उपाधि? आलू रावल की उपाधि दी है। किसने दी है? ये भी पता होना चाहिए। भाटों ने। भाट एक जाति होती है, आप सभी को पता है। भाटों ने क्या कहा है? इसे आलू रावल कहा है। किसको? राजा अल्लट को। तो ध्यान रखना है कि गुहिल के बाद शक्तिशाली शासक बप्पा रावल, फिर राजा अल्लट, जो आलसी था, नौकरशाही प्रथा का गठन किया, हरिया देवी के साथ विवाह किया, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और आलू रावल की उपाधि इसे भाटों के द्वारा दी गई। अब देखो, राजा अल्लट के बाद शासक कौन बना, ये पता होना चाहिए आपको। राजा अल्लट के बाद शासक कौन बना, ये भी पता होना चाहिए। ध्यान रखना है। ये क्या है? मेवाड़। और ये कौन सा वंश आ गया? गुहिल वंश से। और यहां सबसे पहला शासक है राजा गुहिल। राजा गुहिल के बाद बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद राजा अल्लट। राजा अल्लट के बाद शासक कौन आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद शासक आता है जेत्र सिंह। कौन आता है? जेत्र सिंह, जिसका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है? 1213 से 1253 ईस्वी तक माना जाता है। इसको याद करने के लिए भी 3 नाम याद कर लो आप। जेत्र, चित्र, इत्र। जेत्र, चित्र, इत्र। ध्यान रखिए, जेत्र सिंह, चित्र, इत्र। चित्र का अर्थ यहां पर किससे लिया है मैंने? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से, यानी इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बनाया था। और इत्र से क्या अर्थ लिया गया यहां पर? इल्तुतमिश। इत्र का क्या अर्थ लिया है? इल्तुतमिश। जेत्र, चित्र, इत्र। चित्र चित्तौड़गढ़, इत्र इल्तुतमिश। याद रहेगा? सभी के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो देखो, ध्यान रखना है, जेत्र सिंह के शासन काल में इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और इस नागदा पर आक्रमण कर इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो मेवाड़ की क्या थी? प्रारंभिक राजधानी। दूसरी राजधानी कौन सी बन गई थी? आहड़। ये जो राजधानी है वो सभी दृष्टि से, यानी सामरिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देख लो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देख लो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देख लो, सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसे किसके द्वारा तहस नहस कर दिया गया? इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर दिया गया। तब जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? चित्तौड़गढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। किसने? जेत्र सिंह ने। या हम कह सकते हैं कि जेत्र सिंह चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता था।
अब इल्तुतमिश ने जेतर सिंह के समय जब आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश और जेतर सिंह इन दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहा जाता है? भूताला का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहते हैं? भूताला का युद्ध कहते हैं। ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने भूत की तरह आक्रमण किया था, राक्षस की तरह आक्रमण किया था, भूत की तरह आक्रमण किया था, इसलिए इसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। कब की बात है? 1227 ईस्वी की। 1227 ईस्वी में जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं? भूताला का युद्ध कहते हैं। जिसमें किसकी विजय हुई थी बता सकते हो? विजय तो जेतर सिंह की हुई थी, लेकिन तहस नहस किसको कर दिया गया था? नागदा को कर दिया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इसलिए जेतर सिंह ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि सर इस युद्ध की जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी किससे मिलती है? देखो, इस युद्ध की जानकारी एक लेखक है जिसका नाम है जयचंद्र सूरी, जयसिंह सूरी। क्या नाम है? जयसिंह सूरी। इस जयसिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। क्या लिखा था? हमीर मद मर्दन। इस ग्रंथ से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? भूताला का युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध की जानकारी के इस स्रोत में जो हमीर शब्द काम में लिया गया वह किसके लिए लिया गया है? इल्तुतमिश के लिए लिया गया है। इसके लिए लिया गया है? इल्तुतमिश के लिए लिया गया है। ये जो भूताला का युद्ध है, जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम भी क्या रखा गया? भूताला का मैदान रखा गया। और यह मैदान पता कहाँ है? हल्दी घाटी के निकट राजसमंद में है। कहाँ है? हल्दी घाटी के निकट राजसमंद में है। इसी जेतर सिंह के समय नासिरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया था। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया था, लेकिन यह असफल रहा था। यह असफल रहा था। ध्यान रखना है, डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से था? गुलाम वंश से। इल्तुतमिश कौन से वंश से था? गुलाम वंश से। तो जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, उस समय मेवाड़ में अगर कोई शक्तिशाली शासक था तो वह था जेतर सिंह। ये किसने लिखा है? डॉक्टर ओझा ने लिखा है। ध्यान रहे कि डॉक्टर ओझा ने जेतर सिंह के बारे में क्या लिखा है कि जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था तब मेवाड़ में कोई शक्तिशाली शासक था तो वह था जेतर सिंह। वहीं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के बारे में क्या लिखा है? दो बातें लिखी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के बारे में दो बातें लिखी है। क्या लिखी है? एक तो इन्हें चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। चित्तौड़ को पहली राजधानी बनाया नहीं इन्होंने? चित्तौड़ का प्रथम विजेता। और दूसरा क्या कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णयुग कहा है। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। यानी मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? जेतर सिंह के शासनकाल को कहते हैं। याद रह जाएगा। तो जेतर सिंह के बारे में आपको विशेष क्या याद रखना है? चित्रकार चित्तौड़गढ़, यानी उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने नागदा को, जो प्रारंभिक राजधानी थी जिसे बप्पा रावल ने बनाया था, उसे तहस नहस कर दिया था। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। कब? 1227 ईस्वी में। इसके समय और किसने आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद ने। लेकिन यह असफल रहा। भूताला के युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन से मिलती है।
अमीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इल्तुतमिश के लिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? चित्तौड़गढ़ का पहला विजेता, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम युग। ध्यान रह जाएगा सभी के। यह भूताला का मैदान कहाँ है? हल्दी घाटी के निकट राजसमंद में है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो, जैत्र सिंह के बाद शासक आता है कौन? तेज सिंह। कौन आता है? तेज सिंह। तेज सिंह चित्र बनाने में तेज था। तेज सिंह चित्र बनाने में माहिर था। यानी नाम देखो तेज, तो किसी न किसी चीज में तो तेज होगा ही। तो तेज सिंह शासक आ गया। ये किस में माहिर था? चित्र बनाने में माहिर था। किस में माहिर था? चित्र बनाने में माहिर था। तो याद रखना कि तेज सिंह, याद रखने के लिए ये लाइन लिख रहा हूं, तेज सिंह चित्र बनाने में माहिर था। तेज सिंह चित्र बनाने में माहिर था। अब देखो इसमें एक लाइन आ रही है, किसमें माहिर है? चित्र बनाने में। किसमें माहिर है? चित्र बनाने में। तो देखो चित्र का नाम आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि यहां कुछ ना कुछ चित्रों से संबंधित हुआ है। देखो तेज सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी, जो अपना एक अलग विशिष्ट स्थान रखती है। की शुरुआत कौन सी कला की? मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी। मेवाड़ चित्रकला में जितने भी चित्र बनते हैं उनमें ज्यादा कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंगों का? लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में चित्रकला की विचारधारा का प्रथम बिंदु केंद्र कौन सा था, या राजस्थान में चित्रकला की विचारधारा का पहला केंद्र कौन सा है, तब तो आपका जवाब होना चाहिए बूंदी। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र बिंदु कौन सा है, तब आपका जवाब होना चाहिए मेवाड़। तेज सिंह को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? महाराज धीराज की उपाधि। महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। इसी तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में, कौन सी? राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ मिला है। और वो ग्रंथ कौन सा है? याद रखना है, अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि नाम थोड़ा टिपिकल है। नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ मिला है। 1260 ईस्वी का राजस्थानी भाषा में लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ मिला है। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। जो किसके द्वारा लिखित है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह कमल चंद्र के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? कमल चंद्र के द्वारा लिखित है। इसी में देखो एक ग्रंथ और मिला है 1060 ईस्वी का। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1060 ईस्वी का ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया है, उसका नाम भी पता होना चाहिए। देखो 1060 ईस्वी में भी एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था दशैव कालिक। ध्यान रखना है, दशैव कालिक सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ लिखा गया था जीन भद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा?
जिनभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। कहा? जैसलमेर में मिला है। ये कहाँ मिला है? जैसलमेर में मिला है। ध्यान रखना है, ये जैसलमेर में मिला है और ये कहाँ मिला? मेवाड़ में मिला है। 1260 ईस्वी का ग्रंथ मेवाड़ में और 1060 ईस्वी का ग्रंथ जैसलमेर में मिला है। इसी तेज सिंह के शासन काल में गयासुद्दीन बलबन ने भी आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो ध्यान रखेंगे, तेज सिंह के बारे में किसमें माहिर था? चित्र बनाने में। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई। राजस्थान में अगर चित्रकला की विचारधारा के प्रारंभिक केंद्र की बात करें या प्रथम केंद्र की बात करें तब तो जवाब आएगा बूंदी, और अगर आरंभिक केंद्र की बात करें तब जवाब आएगा मेवाड़। इसके समय 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ मिला, जो कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। वहीं जैसलमेर में 1060 ईस्वी का दस्युकालिक सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ मिला है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जिनभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अब तेज सिंह के बाद शासक कौन बना, ये पता होना चाहिए। समर सिंह। समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण, जो सोता ही रहता है ना, और दूसरे का नाम था, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं और कई दिनों से इंतजार भी कर रहे होंगे कि वो टॉपिक कब आएगा। समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रावली रतन सिंह। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावली रतन सिंह। याद रह जाएगा सभी के, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो कुंभकर्ण है वो तो कहां चला गया? नेपाल चला गया। यानी नेपाल में गुहिल वंश की शाखा की स्थापना किसने की? कुंभकर्ण ने की। किसने की? कुंभकर्ण ने की। और रावल रतन सिंह कहां चला गया? श्रीलंका। कहां चला गया? श्रीलंका। किसके पीछे? पद्मिनी के पीछे। पद्मिनी के पीछे। दोनों ही बिगड़ेड़ा निकले है ना। कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल। और कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की। यानी नेपाल में भी मेवाड़ के ही गुहिल वंश का शासन था। और रावल रतन सिंह कहां चला गया? श्रीलंका। रावल रतन सिंह को केवल 1 वर्ष ही शासन करने का अवसर मिला, लेकिन पद्मिनी के कारण वह इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, पद्मावत, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो, पद्मिनी है, उसने 1600 रानियों के साथ जोहर किया था। हम आपस में मिलते हैं तो बात करते हैं कि और सुनाओ कैसे हो, तो कहते हैं और बढ़िया है। लेकिन एक इतिहासकार से पूछा जाता है कि और सुनाओ, तो पता है उसका क्या जवाब होता है कि क्या क्या सुनाए आपको दर्द वतन कहानियां, क्या क्या सुनाए आपको दर्द वतन कहानियां, जिंदा चिता में जल गई 1600 रानियां, कुछ सुनाने के लिए बचा ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके उतना उसे शेयर करो, ताकि बहुत से लोग इसका फायदा उठा सकें। किसी विद्यार्थी का इस वीडियो के माध्यम से अगर एक प्रश्न भी सही होता है तो आपका शेयर करना सार्थक हो जाएगा। क्या पता उस एक प्रश्न की वजह से किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
कल मिलते हैं हम रावल रतन सिंह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।